2 to 3 दिसंबर 1984 की आधी रात मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में लोग गहरी नींद में थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में हजारों जिंदगियां बदलने वाली है। उस रात यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के कीटनाशक कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस लीक हुई। गैस हवा से भारी धीरे धीरे बस्तियों में फैलती गई। एक परिवार की कहानी, शर्मा परिवार। ये कहानी कई जीवित बचे लोगों की गवाही और वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। वह डरावनी रात रामलाल शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे राजू 8 साल और पूजा 5 साल कारखाने के पास की झुग्गी बस्ती में रहते थे। करीब 4:30 बजे सुनीता की आंख खुली। उसे लगा जैसे मिर्ची का धुआं कमरे में भर गया हो। आंखों में जलन, गले में आग, सांस लेने में तकलीफ। बाहर अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग चिल्ला रहे थे, भागो, गैस आ गई। कोई गिर रहा था, कोई उल्टियां कर रहा था, जानवर सड़क पर तड़प रहे थे। रामलाल ने तुरंत बच्चों को उठाया। सुनीता ने गीले कपड़े बच्चों के मुंह पर रखे। उन्हें किसी ने बताया था कि इससे थोड़ी राहत मिल सकती है, पर गैस बहुत तेज थी। राजू की आंखें लाल हो गईं। वह खांसते खांसते बेहोश होने लगा। पूजा लगातार रो रही थी, मां, मुझे सांस नहीं आ रही। परिवार भागता हुआ रेलवे स्टेशन की ओर गया। उन्हें लगा वहां खुली हवा मिलेगी। सड़कों पर लाशें पड़ी थी, अस्पताल भरे हुए थे। डॉक्टरों को पता ही नहीं था कि कौन सी गैस है। सुबह होते होते हजारों लोग मर चुके थे। कुछ दिन बाद शॉर्ट टर्म सर्वाइवल, शर्मा परिवार बच गया। पर क्या सच में बच गया? अस्पताल में बच्चों की आंखों में सूजन, लगातार खांसी, सीने में जलन, उल्टियां और चक्कर। डॉक्टरों के पास इलाज की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। कई दिनों तक ऑक्सीजन और दवाओं के सहारे परिवार ने जिंदगी पकड़ी, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, लंबी पीड़ा। वंश शारीरिक प्रभाव सालों बाद भी। राजू को क्रॉनिक अस्थमा हो गया। पूजा की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। सुनीता को बार बार फेफड़ों में संक्रमण। रामलाल जल्दी थकने लगे। सीने में दर्द रहने लगा। कई शोधों में पाया गया कि गैस के कारण फेफड़ों की स्थायी क्षति, आंखों की बीमारी, गर्भपात और जन्मदोष कैंसर का खतरा। अगली पीढ़ी पर असर। पूजा की शादी के बाद उसका पहला बच्चा जन्म से ही कमजोर था। डॉक्टरों ने कहा गैस एक्सपोजर का असर पीढ़ियों तक रह सकता है। 3 मानसिक आघात। सुनीता आज भी तेज धुएं की गंध से घबरा जाती है। रामलाल को रात में वही चीखें सुनाई देती है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक त्रासदी भी थी। चंद न्याय की लंबी लड़ाई, सरकार और कंपनी के खिलाफ मुआवजा मिला, लेकिन कई लोगों ने कहा यह दर्द की कीमत नहीं हो सकती। आज भी उस जगह के आसपास की मिट्टी और पानी के प्रदूषण की बात उठती है। भोपाल में बना रिमेंबर भोपाल म्यूजियम आज भी उन लोगों की कहानियां सुनाता है जो उस रात बच तो गए, पर पूरी तरह कभी ठीक नहीं हुए। आधिकारिक आंकड़े अनुमान 3000 प्लस लोग तुरंत मारे गए। 15,000 20,000 से अधिक कुल मौतें। वर्षों में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। इसे दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता है। अंतिम भाव। रामलाल कहते हैं, हम उस रात मर नहीं पाए, पर सच कहूं तो हमारी जिंदगी उसी रात बदल गई थी। हर सांस हमें याद दिलाती है कि हम जिंदा बचे लोग हैं, बस बचे हुए।
26 जनवरी 2001 सुबह से बदला हाल। सुबह का समय था। तड़के गणतंत्र दिवस की तैयारी शहरों में चल रही थी, पर भुज की हवाओं में आज कुछ अजीब सा खामोशी थी। उसी वक्त जमीन हिलना शुरू हुई। पहले एक कम झटका, फिर एक भयंकर दहशत। घरों की दीवारें खाने लगी, चीखें उठी, कांच टूटे, धूल उठी और सब कुछ काली भूरे मलबे में बदल गया। भूकंप इतनी तेज थी कि सेकंडों में मोहल्ला वीरान हो गया। परिवार, माँ, पिताजी और छोटा बच्चा, यह कहानी है एक छोटे से परिवार की। माँ सीता, पिताजी राम और उनका 5 साल का बेटा अंकुश। वे एक साधारण सी 2 कमरे की झोपड़ी में रहते थे, जहां दीवारें कमजोर थी पर प्यार बहुत था। जब भूकंप आया, राम बचाने के लिए अपनी पत्नी को धक्का दे रहे थे और सीता बच्चे को अपनी बाह में कसकर पकड़े हुए थी। पल भर में घर का एक हिस्सा ढह गया। छत और दीवारें उनके ऊपर आ गिरी। बाहर का शोर, टूटते हुए घरों की आवाज और किसी का रोना, सब घट गया। उनके चारों ओर मलबा, धूल और अंधेरा फैल गया। पहला क्षण होश और सूक्ष्म उम्मीद रोशनी चली गई थी। 5 साल का अंकुश रो रहा था। उसकी आवाज धीमी होती चली गई क्योंकि हवा कम थी और धूल ने गले में खांसी ला दी थी। राम की बाजू में तेज दर्द था। उनका पैरों का हिस्सा दबा हुआ था। सीता का हाथ बच्चे के सिर पर था। वो बार बार भगवान से मदद मांग रही थी और अपने होठों पर किसी कविता की तरह नाम दोहरा रही थी। वे जानते थे कि आसपास लोग घायल है, पर वे नहीं जानते थे कि बचाने वाला कब आएगा। आसपास का तापमान गिर रहा था। जनवरी की रातें ठंडी थी और वे अपने बराबर दबे हुए मलबे में धीरे धीरे ठंड से जूझने लगे। शुरुआती तबल घंटे, शरीर थकता है, दिमाग दौड़ता है। पहले घंटे में डरा सहमा शोर आया, दूर से कुछ लोगों की आवाजें, लेकिन पास नहीं। राम ने अपने बेटे को पानी देने के लिए बोतल ढूंढने की कोशिश की। सिर्फ कुछ बूंदें मिली। सीता ने अपनी साड़ी से, छोटे छोटे कपड़े से बच्चे के मुंह से धूल हटाई और उसकी नाक बंद कर दी ताकि वो थोड़ा आराम पा सके। शरीर में चोट के कारण दर्द लगातार बढ़ा, पर असली लड़ाई दिमाग की थी। सूचनाओं का अभाव, समय का पता ना होना और सबसे बड़ा डर, अपनों की मौत का भय। उन घंटों में दिमाग गलत तस्वीरें बना देता है। सीता को लगा कि वे सब मर चुके हैं। राम को लगा कि वे किसी रास्ते का नक्शा बना रहे हैं और अंकुश बार बार माँ से कहता, माँ रोशनी लो। वह छोटी आवाज किसी आशा की किरण बन और यही शब्द अक्सर आखिरी उम्मीद बन जाते हैं। बचाओ, आखिरी उम्मीद का सच। आखिरकार किसी रेस्क्यू टीम की आवाज आई, एक धीमी पर स्पष्ट आवाज। किए हुए कोई पहिया, बिजली का टुकड़ा, खुरचने की आवाजें। वे तीनों ने अपनी बचे हुए ताकत से जोर से चिल्लाया। आसपास के मलबे में हलचल शुरू हुई और रेस्क्यू वाले धीरे धीरे छेद बनाते गए। सबको बचा लेने में देर लगी, पर हर पल की उम्मीद ने उन्हें बचा लिया। जैसे जैसे रोशनी आई, आंखों के सामने दुनिया फिर से आई। धूल, खून, पर जीवित रहना। अंकुश को जब बाहर निकाला गया तो वह पास की मां की बाह में चिपक कर रोया। राम के पैरों से दबे हुए हिस्से को डॉक्टरों ने स्टेबलाइज किया। बचने के बाद शरीर भरता घाव, मन के गहरे निशान। बच निकलने के बाद शारीरिक इलाज तो हुआ, टांके, दवाइयां, कष्ट का दर्द, पर असली लड़ाई मन की थी। रातों के डर, भूकंप की आवाजों से जुड़ी ट्रिगर्स, कुछ लोगों को नींद में चिल्लाने की बीमारी, डिप्रेशन और बचने के बाद की सर्वाइवर्स गिल्ट। क्यों मैं बचा और औरों नहीं? कई परिवारों ने वर्षों तक दर्द देखा और कईयों ने अपने जीवन को फिर से संवारने में सालों लगाए, लेकिन कईयों के लिए ये नई शुरुआत भी बनी। जिन लोगों ने मदद की, वही नई दोस्तियां, नए रिश्ते बने। एक उम्मीद का संदेश। इस कहानी का असली मर्म यही है। रात का सन्नाटा और आसमान से बरसता पानी। नवंबर की वो रातें अचानक बनकर आई। आसमान से रुक रुक कर इतना पानी बरसा कि सड़कें नदियों में बदल गईं। बिजली चली गई, मोबाइल सिग्नल कमजोर पड़ गए
और शहर की रफ्तार थम गई। पानी ने तेजी से जगह जगह घुसपैठ कर ली। हॉस्पिटलों की परतों तक पहुंचते पहुंचते कई जगहों पर बुनियादी सुविधाएं धंसी हुई मिली। अस्पताल में शुरुआती घबराहट, एक अस्पताल की अलमारी की टहनी से टपकती हुई बूंदे, आईसीयू के बाहर मटमैली रोशनी और फिर अचानक हवा में फैल गया भय। ऑक्सीजन चलेगा तो कैसे? नर्सें और तकनीशियन एक दूसरे से पूछते रहे। आईसीयू में कुछ मरीज वेंटिलेटर पर थे, कुछ डायलिसिस के इंतजार में और कुछ नए जन्मे शिशु इंक्यूबेटर में थे। बिजली जाने का मतलब था मॉनिटरिंग सीमित, पंप काम बंद और कई मशीनें जो बिजली के बिना नहीं चलती थी। पर मरीजों की जिंदगी रुकी नहीं सकती थी। इंसानी जज्बा और तुरंत कदम। डॉक्टरों ने फैसला किया, भागना नहीं। उन्होंने अपने अपने विभागों को बांटा। नर्सें बड़े बड़े उपकरणों को हाथों से संभालकर और मरीजों को गले से लगाकर ऊंची जगहों पर ले जाती रही। कुछ टीमों ने हाथों में टॉर्च और मोबाइल की रोशनी लेकर बैग, दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाए। जो वेंटिलेटर काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें अस्थायी सांस देनी पड़ी। आचार्य की आवाजों में आशा और थकान दोनों थी जब वे बैग वाल्व मास्क BVM से मैनुअल वेंटिलेशन दे रहे थे। हर सांस के साथ किसी की दुआ और किसी की उम्मीद जुड़ी थी। रिस्क और जुगाड़ पानी आने से कुछ आपात उपकरणों तक पहुंच बंद हो गई, लेकिन डॉक्टरों ने जुगाड़ कर दिया। मोनोरेपो, पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, बैटरी चालित मॉनिटर और हाथों की मेहनत से मरीजों को बचाए रखा गया। नर्सें आधी नींद में बैठे बैठे दवाइयां देती रही और कई बार खुद ही चम्मच से चीनी और चाय बनाकर थके हुए हाथों से मरीजों को देती रही। नवजात शिशुओं के लिए रूम हीटिंग मुश्किल थी, पर उन्होंने कपड़ों की परतें और अतिरिक्त कंबल लगाकर उन्हें सुरक्षित रखा। कुछ जगहों पर डायलिसिस सीमित हो गया। डॉक्टरों ने प्राथमिकता तय की और सबसे जरूरी मरीजों को ट्रीट किया। सब कुछ तेज फैसलों और भरोसे पर चला, पेपर पर नहीं, दिल पर। मानव श्रृंखला और सामूहिक समर्पण अस्पताल की सीढ़ियों और गलियारों में हाथों की एक लंबी कड़ी बन गई। स्टाफ, सफाई कर्मचारी, कुछ बहादुर अफत बहार लोकल लोग, सब में मिलकर बेड, ट्रॉलीज, पोर्टेबल इक्विपमेंट और मरीजों को एक एक करके ऊपर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। किसी ने अपने जूते उतार कर पानी में चलना पसंद किया, किसी ने सिर पर घर के जले हुए लैंप से रोशनी बनाकर रखा। डॉक्टरों ने कभी कभी खुद खाना नहीं खाया। नर्सें थकने के बावजूद मुस्कुराती रही ताकि मरीजों को आशा दिखे। एक नर्स ने कहा था, हम यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, हम इनका परिवार है। यही भावना हर कमरे में थी। रात के अनगिनत छोटे छोटे नायक, एक दंपति जिसने अपने घर की नाव अस्पताल तक पहुंचाई, कुछ मछुआरे जिन्होंने चप्पू लेकर आईसीयू के बाहर कतार लगाकर मरीजों को निकाला, सुरक्षा गार्ड जिन्होंने उम्र भर की नौकरी की थकान के बावजूद मरीजों की गोद में दियानों लिए। उनकी छोटी छोटी मददें ही जीवन बचाने वाली मेहनत बन। सुबह की पहली रोशनी और नावों का आना रात धीरे धीरे सुबह में बदलते हुई और तभी किनारे से नावों की हल्की सी हरकतें दिखी। स्थानीय बचाव दल, मछुआरे और सरकारी टीमें सभी ने मिलकर अस्पताल के बाहर पानी में नावें लगाई। तब तक अस्पताल के स्टाफ ने जितना संभव था कर लिया था। अब वे मरीजों को सुरक्षित तरीके से नावों पर बिठाने लगे। कुछ मरीजों को तुरंत बड़े अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, कुछ को निकटतम सुरक्षित स्थानों पर रखा गया। लेकिन जिस उत्साह और राहत की लहर उस वक्त आई, उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। ये वो पल थे जब थकान चली गई और मानो उम्मीद ने फिर से सांस ली। कई भावनाएं, कुछ खोया पाया और भारी सीख। कुछ परिवारों को अस्पताल के बाहर बैठकर अपनी करवट बदलती हुई नदी सी सड़कें नजर आई। आंसू, रोष, राहत सब एक साथ थे। कई स्टाफ सदस्यों ने आपके सामने अपने जीवन का सबसे मुश्किल समय बताया, पर वे बोले, हमने कर्तव्य निभाया। कुछ चीजें खोई, आराम, कुछ व्यक्तिगत सामान, पर जिंदगियां बची रही। मीडिया और समाज ने बाद में इन अनगिनत नायकों की कहानियां सुनी और सराहा, पर सबसे बड़ा सम्मान तो वे पल थे जब मरीजों की सी। कई भावनाएं, कुछ खोया पाया और भारी सीख। कुछ परिवारों को अस्पताल के बाहर बैठकर अपनी करवट बदलती हुई नदी सी सड़कें नजर आई। आंसू, रोष, राहत सब एक साथ थे। कई स्टाफ सदस्यों ने आपके सामने अपने जीवन का सबसे मुश्किल समय बताया, पर वे बोले, हमने कर्तव्य निभाया। कुछ चीजें खोई, आराम, कुछ व्यक्तिगत सामान, पर जिंदगियां बची रही। मीडिया और समाज ने बाद में इन अनगिनत नायकों की कहानियां सुनी और सराहा, पर सबसे बड़ा सम्मान तो वे पल थे जब मरीजों की सांसें भी इन लोगों की मेहनत का इनाम बनी। अंत में एक निस्वार्थ वचन वो रात दर्शाती है कि जब आपदा आए
तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका साथ और समर्पण होता है। डॉक्टरों और नर्सों ने बिजली के बिना, सुविधाओं के अभाव में भी मानो अपने कर्तव्य की घंटी बजा दी थी। हाथों से सांस दी, दिल से दुआ की और आशा से काम लिया। न केवल उन्होंने जीवन बचाए, बल्कि उन्होंने शहर को यह संदेश दिया कि विपदा में इंसान के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है हिम्मत, धैर्य और एक दूसरे का साथ।